हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर शुरू किया था, जहां पर हमने कुछ बेसिक से कंसेप्ट पढ़े थे और हमने गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी। और जो हमारी आज की वीडियो रहेगी, इसमें हम गुडविल को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लाइक कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, गुडविल के कितने टाइप होते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गुडविल होती है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी? एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है? वो गुडविल जिसको हमने परचेज की हो, मतलब जैसे हमने किसी का बिजनेस परचेज की हो, सो जो हमने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करी है उसको बोलते हैं हम परचेज। और नॉन परचेज कौन सी होती है? जो हमने मतलब अपने हार्डवर्क, मतलब दिन रात मेहनत करके जो हमने नाम कमाया है मार्केट में, वो होती है हमारी नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ये कब अराइज होती है? जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं और इसको कहाँ पर शो करते हैं? हम एसेट साइड। और जो हमारी नॉन परचेज गुडविल होती है, इसको हम बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। इस गुडविल को, जो परचेज गुडविल होती है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नेम क्या होता है? गुडविल अकाउंट। बट जो हमारा नॉन परचेज गुडविल का केस है, यहाँ पर हम किसी भी गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करते, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम इस गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, कॉस्ट कंसेप्ट, क्लास 11th में, जहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि जो एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, मतलब जो उसे परचेज करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया है, अगर हमने किया है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमने कुछ खर्चा नहीं किया तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सो ये जनरेट कैसे होती है? ये जनरेट होती है अपने हार्डवर्क से, अपनी डेडिकेशन से, मतलब दिन रात जैसे हम कस्टमर को सर्व करेंगे, सो जो मार्केट में हमारा नेम बनेगा उससे जनरेट होगी हमारी नॉन परचेज गुडविल। सो परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल का यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो परचेज गुडविल होती है, अब हम देख लेते हैं कि आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में किस टाइप के मिलेंगे। सो परचेज गुडविल के न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनर कैसे देगा, आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। वो आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट बनाकर देगा कि ए बिजनेस है, मतलब कोई ए कंपनी थी जो बी कंपनी को परचेज कर रही है और वो उसके एसेट्स परचेज कर रही है 10 लाख के, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रही है 2 लाख की, और इसके अलावा अब क्योंकि उसने उसके 10 लाख के एसेट खरीदे, 2 लाख की उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट करी। सो अब उसे उसको कितने पे करने थे? अब उसे बचे 8 लाख पे करने थे। बट वो 8 लाख ना पे करके उसे 12 लाख पे कर रहा है, 14 लाख पे कर रहा है। तब जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, जैसे पे कितने करने थे? 8 लाख, बट पे कितने किए हैं? 12 लाख। सो जो एक्स्ट्रा 4 लाख पे किए हैं, ये क्या होता है? ये होती है हमारी गुडविल। सो परचेज गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? कैलकुलेटेड बाय एडिशनल पेमेंट ओवर नेट एसेट, मतलब कि नेट एसेट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ के बाद जो हमारा बैलेंस बचता है, अगर उससे जितनी भी ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे, वो क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी परचेज गुडविल। और दूसरी क्या होती है हमारी? नॉन परचेज गुडविल। अब नॉन परचेज गुडविल को कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जब पुरानी पार्टनरशिप डीड को हम कैंसिल करते हैं और नई पार्टनरशिप डीड हमारी अराइज होती है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस टाइम हो सकता है? एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, एमलगमेशन के टाइम, और इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम। इन 5 इवेंट्स में हमें क्या करना पड़ता है? क्योंकि हमारी नॉन परचेज गुडविल है, इसको हम गुडविल अकाउंट तो रेज नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बैन लगा रखा है। तब हम क्या करते हैं? हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम नॉन परचेज गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। और फिर उस गुडविल की हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तब हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, मतलब कि कैपिटल अकाउंट होते हैं जो पार्टनर्स के, उसी से ही हम इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब इस चैप्टर में आप बेसिकली ये स्टडी करोगे कि जो हमारे 3 मेथड्स हैं, इससे हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, ये हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। तो उसने हमें दिया है, अमृत डेली एक फॉर्म है जो कि क्या परचेज कर रही है? श्री शिवम की फॉर्म परचेज कर रही है। और कितने के लिए उसने परचेज कंसिडरेशन दी है उसको? कितनी? 5 लाख। और इसके अलावा उसने उसके एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर किए हैं, मतलब कि उसने पहले उसके एसेट टेक ओवर किए, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करी, और उसके बाद फिर वो उसे कितने पैसे पे कर रही है? 5 लाख। और उसने उसके एसेट्स कितने के टेक ओवर करे? फर्नीचर लिया है 10,000 का, इन्वेंट्री 7,50,000, डेटर्स लिए हैं उसने 1,50,000 के, मतलब कि उसने उसके टोटल एसेट्स कितने के लिए हैं? टोटल एसेट्स उसने उसके टेक ओवर करे हैं 9,10,000 के।
और क्रेडिटर्स भी टेक ओवर किए, मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है 5,20,000 के क्रेडिटर्स। सैलरी पेबल मतलब कि आउटस्टैंडिंग थी 75,000 की, ये पे करी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, ये पे करे, मतलब कि उसने इसके जो लाइबिलिटीज़ थी उसकी पेमेंट कितने की करी, उसने यहाँ पर पेमेंट करी है 6,10,000 की। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि अमृत डेली एक फर्म थी जिसने श्री शिवम की फर्म को परचेज़ किया और परचेज कंसिडरेशन उसको पे कर रही है 5 लाख की, और उसके अलावा उसको क्या कर रही है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटी क्या कर रही है, एसेट्स और लाइबिलिटी उसके एक्वायर कर रही है। और एसेट्स और लाइबिलिटी जो उसने उसके एक्वायर किए, 9,10,000 के एसेट्स लिए हैं उसके, 6,10,000 की उसकी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी हैं। मतलब कि अब उसने 9,10,000 के उसके एसेट्स ले लिए, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद उसने उसकी लाइबिलिटीज़ कितने की टेक ओवर करी, 6,10,000 की। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करने के बाद उसको कितने पैसे पे करने चाहिए थे, उसे उसको पे करने चाहिए थे 3 लाख। मतलब कि उसके नेट एसेट्स कितने गए थे, 3 लाख। सो उसको कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी, 3 लाख। बट उसने पेमेंट कितने करी है, पेमेंट करी है उसने 5 लाख की। सो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है नेट एसेट से, मतलब कि जो नेट एसेट से ज़्यादा आप जितने उस बंदे को पे करोगे वो आप उसको किस लिए पे करोगे, उसकी गुडविल के लिए, क्योंकि मार्केट में इस फर्म का नेम था। सो अब अमृत डेली इस फर्म का नेम यूज़ करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी, सो उसको बोलेंगे हम गुडविल। सो 5 लाख में से, क्योंकि 5 लाख की हमने उसे पेमेंट करी है और 3 लाख के नेट एसेट है, सो जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट करी है हमने, ये क्या आई हमारी, ये आई है हमारी गुडविल। सो अपनी गुडविल कितनी आई है, हमारी गुडविल आई है यहाँ पर 2 लाख। सो 2 लाख की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। इन शॉर्ट आप परचेज गुडविल को क्या लिख सकते हो, परचेज गुडविल को आप लिख सकते हो एक्सेस ऑफ अमाउंट पेड ओवर नेट एसेट। मतलब नेट एसेट से ज़्यादा अगर आपने 1 रुपया भी पे किया है तब भी क्या होगा कि वो आपने उसकी गुडविल के लिए पे किया होगा। सो ये तो हमने देख लिया परचेज गुडविल का केस, कि परचेज गुडविल होती है जो हमारी, उसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए कि उनसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, मतलब कि जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, एमलगमेशन होता है, उन सिचुएशन में हम उन 3 मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो उसमें 3 मेथड्स में हमारे पास नंबर 1 मेथड कौन सा है, हमारे पास नंबर 1 मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है इसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। इस मेथड में भी हमारे 2 टाइप हो सकते हैं, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप क्या, सिंपल एवरेज, दूसरी मेथड क्या, वेटेड एवरेज। मतलब कि अगर आप एवरेज सिंपली कैलकुलेट कर रहे हो तब तो आप सिंपल एवरेज मेथड लगाओगे। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को एक्स्ट्रा वेटेज दी है तब आप कौन सा मेथड लगाओगे, वेटेड एवरेज मेथड। तो सारे के सारे मेथड हम 1 बाय 1 करेंगे। सो पहले देख लेते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब कि जब हम सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, सिंपल एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सपोज करो आपको किसी 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है, तब आप क्या करते हो, ईयर 1 के प्रॉफिट ऐड करोगे, ऐसे ही आप क्या करोगे, ईयर 2 के प्रॉफिट ऐड करोगे और ईयर 3 के प्रॉफिट ऐड करोगे। और ये कितने साल के प्रॉफिट हैं, 3 साल के। सो आप एवरेज के लिए क्या कर देते हो, इसको सिंपली 3 से डिवाइड कर देते हो। सो ऐसे निकल जाते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट। और जो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब कि जो गुडविल निकालने का मेथड है उसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब जो उसने हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आपकी फर्म है वो फ्यूचर में कितने दिन तक सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती थी जो कि उसने पास्ट में अर्न किए हैं। और क्यों अर्न कर सकती थी, क्योंकि जो उसने पास्ट में एफर्ट्स लगा रखे हैं। सो इसलिए आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो इस मेथड में, इस मेथड में आप गुडविल कैलकुलेट करते हो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब कि कितने साल तक आपकी फर्म सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है, किस कारण से, जो कि आपने पास्ट में मेहनत कर रखी थी उसके बेस पे। सो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होते हैं इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सो इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सो अब इस मेथड की कुछ हम मेरिट्स और डीमेरिट्स एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड की पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरिट्स। मेरिट्स क्या, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है क्योंकि सिंपल एवरेज आप क्लास फर्स्ट से निकालना सीख रहे हो। सो पहली मेरिट क्या है इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
और इसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली बुक्स पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर लैपटॉप पीसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब हम इसकी देख लेते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी? सबसे पहले इसकी डीमेरिट है इक्वली वेटेज, मतलब कि हर साल के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज देती है। मतलब कि क्योंकि आपने क्या किया, सारे के सारे साल के प्रॉफिट ऐड किए और उसको सिंपली 3 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो वेटेज इस साल के प्रॉफिट को मिली वही इस साल के प्रॉफिट को और वही इस साल के प्रॉफिट को। सो आप किसी भी साल के प्रॉफिट को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे सकते जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सिंपल एवरेज मेथड। और ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। बहुत बड़ी ड्रॉबैक कैसे है? सपोज करो अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी हो अपनी 2018 से प्रॉफिट से लेकर 2022 के प्रॉफिट तक। अब आपको पता है 2019 में क्या आ गया था, कोविड आ गया था, 20 में भी कोविड चलता रहा। सो जो 2018 में आपने प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। बट क्योंकि 1920 में कोविड की वजह से प्रॉफिट कम हुए, सो इनको वेटेज हमें कम देनी चाहिए थी। बट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो ये तो इसको भी इतनी वेटेज देगा जितनी इन दोनों को वेटेज देगा। सो इस वजह से ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है। इस डीमेरिट को ओवरकम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। सो अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किए थे, जो जिस साल के प्रॉफिट दे रखे थे हमें, जैसे 3 साल थे तो तीनों साल के प्रॉफिट हमने ऐड किए और उसको डिवाइड कर दिया हमने 3 से। अब काफ़ी बार क्या देगा, अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना हो, सो जो ये प्रॉफिट दिए होंगे ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लेने होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा कुछ और एडजस्टमेंट दे देगा, मतलब कि कुछ एबनॉर्मल एडजस्टमेंट दे देगा कि इस साल में हमें कुछ स्पेशल गेन हुआ था, स्पेशल एक्सपेंस हुआ था जो फ्यूचर में नहीं होगा। बट क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं पास्ट के प्रॉफिट पे और हम एस्टिमेट लगा रहे हैं फ्यूचर का, सो जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि जो आपने एबनॉर्मल इनकम अर्न कर ली बट फ्यूचर में आप अर्न नहीं करोगे, जो खर्चा आपने अब पे कर दिया बट फ्यूचर में पे नहीं करोगे, सो वो सब हमें एडजस्ट करना पड़ता है ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि जो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के प्रॉफिट लिखे हैं मैंने, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पहले मैं आपको एक मतलब फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूला को बताने के बाद मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एवरेज निकालने के लिए जैसे मैंने 3 साल लिए थे, सो जो मैंने यहाँ पे ईयर 1 के प्रॉफिट लिए, ईयर 2 के प्रॉफिट लिए और ईयर 3 के प्रॉफिट लिए, जिनसे मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। अब ये ईयर 1, ईयर 2 के नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, या जिसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अब इन सारी एडजस्टमेंट में क्या होते हैं और ये एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस, जो कि आपको एडजस्टमेंट से पहले उसने क्वेश्चन में दे रखा होगा या जो उसने प्रॉफिट और लॉस के एंड में दे रखा होगा। सो वो प्रॉफिट और लॉस हम ले लेते हैं और ये प्रॉफिट और लॉस आपका एबनॉर्मल होगा, क्योंकि इसमें आपने कुछ ऐसे खर्चे भी लिख रखे होंगे जो कि फ्यूचर में नहीं होने, और कुछ ऐसी इनकम भी लिख रखी होगी जो फ्यूचर में नहीं होगी। सो आपको वो सब एडजस्ट करना पड़ता है, और वो सब एडजस्ट कैसे करते हैं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, मतलब कि जैसे आपके गोदाम में फायर लग गई, चोरी होगी, थेफ्ट हो गया, कोई थंडरस्टॉर्म आ गया। अब ये तो नहीं है कि अगर इस साल आग लगी है तो नेक्स्ट ईयर भी फायर लगेगी, इस साल चोरी हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी चोरी होगी, मतलब कि हर साल ही चोरी होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। सो इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस है, मतलब कि जो आपने प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर रखा होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कि किसी साल, जैसे कि आपने इस साल के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम कोई एसेट बेचा और आपको उस पर लॉस हुआ, मतलब कि कोई आपने मशीन बेची और आपको उस पर लॉस हो गया। सो अब आप हर साल तो मशीनें बेचोगे नहीं, क्योंकि मशीन बेचना आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो जो लॉस हुआ आपको फिक्स्ड एसेट की सेल पे, वो भी आप क्या करोगे, वो भी आप ऐड करोगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। और थर्ड एडजस्टमेंट करते हैं हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, आप ओपनिंग स्टॉक जब आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते थे, आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिखते थे। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा शो कर रखी है,
सो मतलब कि आपने प्रॉफिट कम किए होंगे। प्रॉफिट कम कितने से हुए होंगे, जितने से आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रखा होगा। सो अब प्रॉफिट नॉर्मल लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, क्योंकि पहले आपने सेल में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करा होगा। सो अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको ऐड करेंगे ताकि हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। और उसके बाद होता है हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर। और क्लोजिंग स्टॉक से हमारा नेट प्रॉफिट कैसे इम्पैक्ट होता था, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे दिखा रखा है सो उतने से ही आपके नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाते थे, कम हो जाते थे। सो इसलिए जितने से आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रखा है सो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन रेक्यूरिंग एक्सपेंसेस की। अब नॉन रेक्यूरिंग एक्सपेंसेस के होते हैं हमारे वो खर्चे जो कि आपके फ्यूचर में नहीं होंगे, जैसे कि आपने कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह इनकर किया जो आगे फ्यूचर में कभी नहीं होगा। सो फ्यूचर में कभी नहीं होगा मतलब कि वो एबनॉर्मल आइटम है, उससे इस साल के प्रॉफिट कम हुए होंगे, क्योंकि गुडविल हम फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और फ्यूचर में उतने का एक्सपेंस होना नहीं, सो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा फिफ्थ एडजस्टमेंट करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि आपने परचेज तो करी थी मशीनरी, अब मशीनरी जानी कहाँ पर थी, आपकी बैलेंस शीट में, बट आपने इसको शो कहाँ पर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जितने से आपने मशीनरी को डेबिट किया है उतने से आपके प्रॉफिट कम हो चुके होंगे। अब प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए हम मशीनरी को क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे और आपके प्रॉफिट उतने से ही इंक्रीज हो जाएंगे। सो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर रखा था सो उसको क्या करेंगे हम, उसको करेंगे हम ऐड। अब देख लेते हैं हम लेस आइटम की, किस किस आइटम को हम लेस करेंगे। पहला आइटम है हमारा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कौन सा होता है, वो गेन जो कि फ्यूचर में आपको कभी नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ही रेयर। जैसे कि आपने कोई एसेट बेचा, एसेट बेचने पे आपको प्रॉफिट हो गया, सो अब आप डेली डेली तो एसेट बेचोगे नहीं, सो इसलिए इस गेन को आप क्या करोगे, इस गेन को आप लेस करोगे। और उसके बाद आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है। ज़्यादा वैल्यू पे दिखाने का मतलब कि आपने प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की होगी आपके प्रॉफिट उतने ज़्यादा यहाँ पर होंगे। सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जितनी दिखानी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उससे कम दिखा रखी है। सो अब जितनी कम दिखा रखी है आपने उससे आपकी वैल्यू प्रॉफिट और लॉस की उतनी ही ज़्यादा हो चुकी होगी। सो आप अंडर वैल्यूएशन को क्या करोगे, आप अंडर वैल्यूएशन को माइनस करोगे। और उसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट करते हैं नॉन रेक्यूरिंग इनकम्स की। नॉन रेक्यूरिंग इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो कि इस साल तो हो चुकी है आपको बट फ्यूचर में उसके होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो क्योंकि फ्यूचर में आप उस इनकम को कभी अर्न नहीं करोगे, सो आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या कर दोगे, उसको आप माइनस कर दोगे। इसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती। सो इनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत रेयर है कि फ्यूचर में आपको इनसे कोई इनकम होगी। सो इसलिए आप इसको भी क्या करोगे, माइनस करोगे। और इसके अलावा अगर कोई पार्टनर था जिसकी रेम्यूनरेशन आपको पे करनी थी बट आपने पे नहीं करी, सो क्योंकि आप वो रेम्यूनरेशन तो फ्यूचर में आपको हर साल पे करनी पड़ेगी, सो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या बात है, इफ़ नॉट डिडक्टेड, मतलब कि अगर आपने वो डिडक्ट नहीं करी, अगर आप उसे ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो तब इस आइटम को यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रॉफिट के टाइम उसको सेटल कर चुके हो। और लास्ट ट्रीटमेंट करते हैं हम एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस का, मतलब कि अगर कोई फ्यूचर में खर्चा होना है बट आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मतलब आपने उसे ओमिट कर दिया, तब आप उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। और फ्यूचर में खर्चा कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। सो जब आप उसको दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाओगे, मतलब कि जब आप मशीन को दोबारा से बैलेंस शीट में शो करोगे तब इस पर क्या चार्ज होगी, हर साल डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उससे प्रॉफिट कम होंगे, सो डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, यहाँ पर लेस करोगे। सो ये सब आइटम हम ऐड करते हैं, ये सब आइटम हम लेस करते हैं, फिर कैलकुलेट होते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर उन नॉर्मल प्रॉफिट की आप क्या निकालते हो, उन नॉर्मल प्रॉफिट की आप एवरेज निकालते हो। जैसे आप निकालोगे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट किस साल के, ईयर 1 के,
ऐसे ही आप ईयर 2 के नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर ईयर 3 के नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। और इसके अलावा और अगर उसने 5 साल बोला है तो 5 साल की एवरेज लोगे आप, अगर 6 साल बोल रहा है तो आप उसे 6 साल की एवरेज लोगे। तो फिर आप इसको 3 से 4 से 5 से जितना भी उसने आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है आप उसको लेने के बाद यहाँ पर एवरेज निकाल लोगे। फिर जो आपके एवरेज प्रॉफिट आए हैं फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की, मतलब कितने साल तक आपका बिजनेस सेम प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। सो उस बेस पे आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो, सो उस बेस पे आप कैलकुलेट कर लेते हो अपनी गुडविल। सो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में वो मैंने आपको बता दिया। और फ्यूचर मतलब जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे एवरेज कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। सो अब तक की जो मैंने थ्योरी बताई आपको, अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। मतलब कि पिछले 5 सालों की प्रॉफिट की आपको एवरेज निकालनी है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपकी फर्म ये एज्यूम कर रही है कि वो आने वाले 3 साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करती रहेगी। और आपको दे रखे हैं प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years पर 2013 से 14 के दे रखे हैं, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 दे रखे हैं आपको। और 15 to 16 में उसने आपको लॉस दे रखा है, लॉस कितना दिया हुआ है 60,000। और उसके अलावा उसने आपको दिया हुआ है कि ऑन 1 Jan 2016 एक फायर लगी जिसके कारण लॉस हुआ गुड्स का 3 लाख का। बट जो 3 लाख का लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है कितने का, 70,000 का। और इसके बाद उसने हमें सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 द फर्म रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। मतलब कि 31 मार्च 2017 को फर्म को एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जो फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी वो रिफंड मिली है कितने की, 80,000 की। सो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 5 साल के निकालने हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर 13, 14, फिर हमें दिया हुआ है 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18। सो 13 से 14 के कितने प्रॉफिट दे रखे हैं उसने दे रखे हैं हमें 4 लाख। और 13 से 14 में कुछ भी मतलब एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दे रखी। सो पूरे के पूरे प्रॉफिट क्या रहेंगे हमारे, पूरे के पूरे प्रॉफिट नॉर्मल रहेंगे क्योंकि कुछ भी उसने एबनॉर्मल आइटम नहीं दे रखा। 14 to 15 में उसने हमें दिए कितने प्रॉफिट, उसने दे रखे हमें 5 लाख के प्रॉफिट। और 5 लाख के प्रॉफिट में उसने कुछ हमें एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया हुआ। और जब हमारा आ गया 15 to 16 जिस साल में उसने हमें दे रखे हैं लॉस कितने, 60,000 और लॉस कितने हैं 60,000। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2016। सो 1 जनवरी कहाँ पर आएगी, इस टाइम पीरियड में। सो 1 जनवरी 2016 को हमारे बिजनेस में आग लग गई जिससे 3 लाख के गुड्स डैमेज हो गए और 70,000 का इंश्योरेंस क्लेम। सो जो अब ये 3 लाख के गुड्स जले हैं हमारे, जरूरी तो ना कि फ्यूचर में हर बार आग लगती रहेगी और ये गुड्स जलते रहेंगे। सो क्योंकि ये क्या एक्सेप्शनल, अब ये फ्यूचर में तो बहुत ही रेयर होगा। सो इस एक्सेप्शनल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि पहले हमने इस लॉस को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ऐड। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि हमें एक इंश्योरेंस क्लेम मिला है 70,000 का। अब ये इंश्योरेंस क्लेम आपको फ्यूचर में तो मिलेगा नहीं क्योंकि अब मिल गया, ये तो नहीं है कि हर साल इंश्योरेंस कंपनी आपको 70,000 देती रहेगी। सो ये क्या करना पड़ेगा हमें, ये करना पड़ेगा हमें माइनस। सो -60 और -70 को आप ऐड करोगे ये कितना आएगा, -130। और -130 में जब आप पॉजिटिव 3 लाख ऐड करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा पॉजिटिव 1,70,000। सो इस लाख के प्रॉफिट कितने आए आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब कि जो फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आए हमारे वो आए 1,70,000। और 16 से 17 के उसने हमें दे रखे हैं 1,50,000। उसने हमें एक एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि एक हमें क्या मिली है, अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। और वो मिली कब है, 31 मार्च 2017 को। सो 31 मार्च 2017 को जो हमें टैक्स रिफंड मिली है वो हमें क्या करनी पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर में हमें वो मिलेगी नहीं। सो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लेस करेंगे। और रिफ़ंड कितने की है, रिफ़ंड उसने हमें दे रखी है 80,000 की। सो 80,000 माइनस करने के बाद अपने प्रॉफिट कितने के बचेंगे, हमारे प्रॉफिट बचेंगे 15 में से जब आप 8 माइनस कर दोगे सो ये आएंगे हमारे 70,000।
और जो 17-18 के प्रॉफिट दिए हैं उसने हमें वो कितने दे रखे हैं 2,50,000 और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। सो हम पूरे के पूरे क्या लेंगे 2,50,000। सो अब जो है हमारे प्रॉफिट आए इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे हम टोटल। इन सब का टोटल करने के बाद हमारी वैल्यू आई है 13,90,000। सो ये आ गया हमारा टोटल। सो क्योंकि हमने कितने साल की प्रॉफिट लिए हैं 5 साल के। सो जब हम एवरेज निकाल लेंगे, सो एवरेज निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे इस फिगर को, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। सो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट। सो 13,90,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, आफ्टर डिवाइडिंग हेयर वी विल राइट 2,78,000। सो ये आ चुके हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट। और उसने हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम गुडविल किससे निकालेंगे, कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट आए इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, मतलब 3 साल तक हम यही सेम प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। सो गुडविल आएगी हमारी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने हमें दे रखे हैं 3। सो यहाँ पर आएगा 2,78,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सो द फिगर इज़ 8,34,000। सो जो गुडविल की वैल्यूएशन करी है वो कितनी आई है, गुडविल की वैल्यूएशन आई है हमारी 8,34,000। ऐसे ही अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम एक ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है एक्स ने परचेज किया है वाई का बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को, और इस पर्पस के लिए वो गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब कि जो लास्ट 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट होंगे उसकी 100% हमारी क्या होगी गुडविल। और उसने हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 2016, 17, 18 और 19 के। और उसके बाद उसने हमें दे रखी हैं कुछ एडजस्टमेंट कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एक मशीन हमारी डिस्ट्रॉय होगी एक्सीडेंट से, जिसको हमने 60,000 राइट ऑफ किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके बाद उसने हमें सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है कि 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर परचेज किए हमने, कितने के 40,000 के ईच, मतलब कि कितने के हुए वो 80,000 के। और उसको हमने डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, और जिस पे अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% SLM से। सो आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। सो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट। सो उसने हमें प्रॉफिट कितने दे रखे हैं 1 लाख के। और उसके बाद उसने हमें दे रखा था कि हमने इसमें एक लॉस राइट ऑफ किया है 50,000 का। अब जो लॉस बाय फायर हुआ है वो फ्यूचर में तो बहुत ही रेयर होगा। सो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इस आइटम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो पहले आपने लॉस माइनस किया होगा। सो अब हम इस लॉस को क्या करेंगे, इस लॉस को हम ऐड करेंगे। सो 50,000 जब हम ऐड करेंगे सो हमारे प्रॉफिट कितने आएंगे, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे इस बार 1,50,000। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1,50,000। उसके बाद उसने दे रखे हमें 2017 के एंड के प्रॉफिट, और इस बार उसने प्रॉफिट देने की बजाय हमें क्या दे दिया, लॉस। लॉस कितना दे रखा है 1,50,000। और उसने इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें हमने एक VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट हुए हमारे एम्प्लॉय, उनको हमने कंपनसेशन पे करी है 80,000 की। अब हर साल तो एम्प्लॉय रिटायर होने से रहे कि वो वॉलेंटरी रिटायर होंगे हर साल अपनी मर्जी से। सो ये एक्सपेंस फ्यूचर में तो बहुत ही रेयर होगा। सो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे ऐड। और उसके अलावा उसने हमें एक और एडजस्टमेंट दे रखी है कि एक मशीन डिस्ट्रॉय हुई है 31 मार्च 2017 को, कितने की 60,000 की, वो भी हमने राइट ऑफ कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो अब मशीनें हर साल डिस्ट्रॉय तो होती नहीं रहेंगी, मतलब कि बहुत ही रेयर है। अगर इस साल डिस्ट्रॉय होगी फ्यूचर में तो बहुत ही रेयर चांस है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे। सो 80 + 60 140, 140 में से जब 150 लॉस माइनस करोगे सो आपका नेट लॉस कितना बचेगा 10,000। और उसके बाद हम यहाँ पर 2018 के प्रॉफिट लिख लेते हैं। उसने हमें दिए हुए हैं प्रॉफिट 1,50,000। अब उसके बाद उसने दिया हुआ है 1 जुलाई 2017। सो 1 जुलाई कब आएगी, 1 जुलाई आएगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे कब एंड हुए, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ है 31 मार्च 2018 को। और जो 1 जुलाई 2017 है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में आई होगी। सो हमने 2 कंप्यूटर परचेज़ किए थे, कितने के 40,000 के, जो कि हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए। मतलब कि हमें उसे शो करना था बैलेंस शीट में, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट करके उसको P&L में शो कर दिया होगा।
सो 40 हज़ार के आपने प्रॉफिट कम किए होंगे 2 बार। अब हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80,000 और 80,000 कौन से हैं, 40 हज़ार के 2 कंप्यूटर थे। सो ये तो हमने ऐड कर दिए। अब जैसे ही आपने 1 जुलाई से उसकी एडजस्टमेंट कर दी, जो आपने जर्नल एंट्री गलत कर दी थी, अब आप 1 जुलाई से उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज करोगे, क्योंकि पहले तो आपने उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ था, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कोई डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज होती। जब आप रिवेन्यू को दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दोगे, उस पर तब से डेप्रीशिएशन लगना शुरू हो जाएगी। सो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक 80,000 पे 10% के हिसाब से अगर आप डेप्रीशिएशन निकालोगे, सो ये डेप्रीशिएशन कितनी आएगी आपकी, ये डेप्रीशिएशन आएगी आपकी 6,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेप्रीशिएशन, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। सो इसको टोटल करने के बाद आपका टोटल कितना आएगा, 1,50,000 में 80 ऐड करोगे 230 में से जब आप 6 माइनस करोगे, सो यहाँ पर आएगा 2,24,000। सो ये आया आपके प्रॉफिट। अब उसने हमें दिए हुए थे 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट कितने दिए हुए थे, 2 लाख। और उसके बाद उसने हमें एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं दी हुई कि 2019 में कुछ ऐसा खर्चा हुआ है जो हमने गलत चार्ज कर दिया, हम उसे रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। बट उसने हमें दिया हुआ है कि क्योंकि जो एसेट हमने यहाँ पर रेवेन्यू चार्ज कर दिए थे, अब जब हम उसको दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो तब से उन पर डेप्रीशिएशन लगेगी। सो इस साल में भी डेप्रीशिएशन लगेगी, इस साल में भी, और इससे आगे आने वाले जितने भी साल होंगे हर साल में डेप्रीशिएशन चार्ज होगी। सो यहाँ पर कितनी डेप्रीशिएशन चार्ज होगी, क्योंकि 40 हज़ार की 2 मशीनें थी, सो कितने की मशीन थी, 80,000। सो यहाँ पर क्योंकि 9 महीने यूज़ हुआ था, इसलिए 6,000 लगी है। यहाँ पर पूरे के पूरे 12 मंथ्स की डेप्रीशिएशन लगेगी, किस परसेंट से, 10% के हिसाब से। सो 10% के हिसाब से जब आप यहाँ पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे, वो आएगी आपकी 8,000। सो प्रॉफिट कितने आए उसके बाद, प्रॉफिट आएंगे आपके 1,92,000। सो जब आप इन जो प्रॉफिट हमने निकाले हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं, आप इसका क्या करोगे, इसका आप टोटल करोगे। सो टोटल आएगा आपका 5,56,000। जब आप इसकी एवरेज निकालोगे, कितने साल के प्रॉफिट हैं, 1 2 3 4। सो आप इसकी डिवीज़न किससे करोगे, 4 से। सो आपके एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे, आपके एवरेज प्रॉफिट आएंगे यहाँ पर 1,39,000। और उसने हमें बोला था गुडविल किसके इक्वल है, उसने हमें क्वेश्चन में बोल रखा है गुडविल इज इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब कि जो लास्ट 4 साल के एवरेज प्रॉफिट आए वही हमारी गुडविल है। सो हमारी गुडविल कितनी है, 1,39,000। सो गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। सो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। बस इस मेथड में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो कुछ आपको एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे दे, जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताए कि एबनॉर्मल लॉस, ये सब आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। एडजस्ट क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में आप मतलब कि इतने प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सो फ्यूचर में इनमें से कोई भी खर्चा नहीं होगा, ना ही कोई ये ऐसी इनकम हो सकती है, इसलिए हम इसको ऐड और लेस करते हैं। सो ऐसे कैलकुलेट करते हो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और जो हमारे बचे हुए मेथड हैं, जैसे कि अभी इसी मेथड का वेटेड एवरेज मेथड बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और उसके अलावा कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.